Dear student, welcome to you in my YouTube channel KV Physics 11. Today's topics of discussion are rotational kinetic energy, means to determine the formula for rotational kinetic energy of a body, and discussing the rolling of a body without sliding on an inclined plane. दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, तो इनको हमें समझना है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले बात है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। तो द एनर्जी ड्यू टू द रोटेशनल मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो बॉडी रोटेट कर रही होती है और यहाँ पर बॉडी जो है यूनिफॉर्मली रोटेट कर रही है, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है उसी को हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। और हमें ये बात मालूम है कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली रोटेट करती है तो उसके सभी पार्टिकल्स की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम रहती है, जबकि डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं उनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस अलग अलग होने की वजह से उन पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर हम बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे और फिर हम उससे उस बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी पता कर लेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पता करनी है तो हमें वहां पर उन पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी को भी लाना पड़ेगा। तो हमने कंसीडर किया है कि एक रिजिड बॉडी है और दैट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास m1, m2 and mn, and the perpendicular distance of these particles from the axis of rotation are r1, r2, rn respectively. The individual particle of the body have the linear velocity v1, v2, vn. उनकी सभी पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है, जैसा कि लिया जा रहा है रिस्पेक्टिवली। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। देखिए ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो पार्टिकल्स डिफरेंट पार्टिकल्स जब बॉडी यूनिफॉर्मली रोटेट कर रही होगी तो सभी पार्टिकल्स की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तो सेम होगी, जबकि लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि उनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कैसी हैं, डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। जबकि गिवन टाइम इंटरवल में वो पार्टिकल्स सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सफर कर रहे हैं। जैसे कि मान लिया कोई पार्टिकल यहां पर है ना, और तो ये हमने लिया और एक दूसरा पार्टिकल हम थोड़ा पास में ले रहे हैं, ये मान लिया m1 है, ये m2 है, और बॉडी रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। जब ये शिफ्ट करेगी का बॉडी तो देखिए m1 पार्टिकल की पोजीशन गिवन टाइम मान लिया dt में कहां पर हो जाएगी, यहां से यहां आ गया पार्टिकल, जबकि m2 जो है यहां से यहां आ जाएगा। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखें m2 का लार्जर होगा इन कंपैरिजन टू m1 ये यहां से यहां पहुंच रहा है, ये उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, और m2 का ये वाला लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों पार्टिकल का सेम है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट उनका अलग अलग है। तो इसका मतलब जो है m1 जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी अलग होगी। कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी। और m2 पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी बिकॉज उनका लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलग अलग है, जबकि दोनों पार्टिकल m1 और m2 का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन टाइम इंटरवल सेम है, जो कि मान लेते हैं d थीटा है। तो d थीटा एंगल से वो डिस्प्लेस हो रहा है किसी गिवन टाइम इंटरवल में, सारे पार्टिकल्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, जिससे कि उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। अब हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालें तो सभी इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दिया गया है। ऑल द पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैव द सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ दीज पार्टिकल्स ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना। तो यहां पर v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, और जो nth पार्टिकल है उसके लिए vn इज इक्वल टू rn ओमेगा यहां पर पुटअप कर देंगे, है ना। तो देखिएगा हमने v1 की जगह पर क्या लिखा है,
r1 ओमेगा, स्क्वायर कर दिया होल स्क्वायर, तो हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से ये पार्टिकल है उसकी एनर्जी हो गई हाफ mn r n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर देखिए सभी टर्म्स में आ रहा है और हाफ भी आ रहा है, तो इसको हाफ का मान इधर लिया, ओमेगा स्क्वायर उधर ले लिया और ब्रैकेट में इस क्वांटिटी को लिख दिया। मेरी समझ से सभी लोग इस क्वांटिटी से फैमिलियर हैं क्या, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर। ये क्या है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, उसको हमने I लिख दिया कैपिटल I, तो k इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। यहां पर यही लिखा हुआ I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रही है। अब हम वो केस लेंगे जिसमें बॉडी का ट्रांसरोटेशनल मोशन होगा, यानी बॉडी लीनियर मोशन भी कर रही होगी और साथ में रोटेट भी कर रही होगी। जैसे कि साइकिल का व्हील, जब साइकिल को चलाते हैं तो साइकिल का व्हील आगे भी बढ़ता है, साथ में अपने एक्सिस पर रोटेट भी करता है। तो उस केस में हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों को ऐड करेंगे, तब जाकर के हमें उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी पता लगेगी। चलिए वही केस डिस्कस करते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, यहां पर रोलिंग है विदाउट स्लाइडिंग, तो इस मोशन को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल ट्रांसरोटेशन मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है, रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, जैसा कि हमने एग्जांपल में लिखा हुआ है कि इन द केस ऑफ रोलिंग ए बॉडी परफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। एग्जांपल क्या, मोशन ऑफ द साइकिल व्हील। In rolling motion, velocity vcm of the center of mass represent the linear motion, while the angular velocity omega of the body represent rotational motion. जैसे ये साइकिल व्हील है, या ये एक साइकिल का व्हील है और ये व्हील क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन भी कर रहा होगा। जब साइकिल चलेगी तो ये ऐसे रोटेट भी करेगा, है ना। ओमेगा एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, साथ में जो इस आगे भी बढ़ेगा। तो इसके लिए हमने लिया है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो लीनियर वेलोसिटी vcm से आगे जाएगा और व्हील जो है इस एक्सिस से, जो कि इसके सेंटर से पास हो रहा है, उस एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करेगा। मतलब इस व्हील में दोनों तरह के मोशन हैं, लीनियर मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। तो निश्चित रूप से इसकी हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, तो दोनों ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी पता लग जाएगी। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो के इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ m vcm स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर हम इस I की वैल्यू किसी पर्टिकुलर बॉडी को लें, जैसे मान लिया रिंग है, स्फीयर है, सिलेंडर है, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लें और ओमेगा की को रिप्लेस कर दें लीनियर वेलोसिटी से, जो उसका रिलेशन है उससे, तो हमें एक नया फार्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला मिलता है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा क्या हम चेंजेस कर रहे हैं, सिंस vcm इज इक्वल टू r ओमेगा, है ना, होता है। ये vcm क्या है, सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी है, r जो है उस व्हील की रेडियस है, ओमेगा तो मालूम है एंगुलर वेलोसिटी है, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई vcm बाई r। और ये जो वैल्यू आई है ओमेगा की, वो इस फर्स्ट इक्वेशन जो बनी थी उसमें हम रख दे रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो गया हाफ m vc m स्क्वायर प्लस हाफ I, और ओमेगा की जगह लिख दिया vcm बाई r होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब यहाँ पर ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर I की वैल्यू किसी पर्टिकुलर बॉडी के लिए अलग अलग होगी। मान लिया वो रिंग है, डिस्क है, सिलेंडर है, स्फीयर है, तो इन सभी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रही होगी बॉडी, उसके अकॉर्डिंग लिखी जाएगी। तो फिर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पर्टिकुलर बॉडी, रिंग, डिस्क, स्फीयर एक्सेट्रा, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो देखिएगा हम
बात करते हैं, सिंस बी सी एम इज इक्वल टू आर ओमेगा है तो ओमेगा इज इक्वल टू बी सी एम बाई आर, और एक जनरल फार्मूला है काइनेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेडियस ऑफ जायरेशन को कंसीडर करते हुए, तो आई इज इक्वल टू होता है एम के स्क्वायर। के क्या है यहाँ पर? रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द बॉडी है, एम जो है मास ऑफ द बॉडी है, टोटल मास, वेयर के इज द करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द बॉडी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो सबसे शुरू में हमें मिली थी इक्वेशन, जिसमें हमने सभी काइनेटिक एनर्जी को ऐड किया था, यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसमें हम रख देते हैं, यानी आई की जगह क्या रखेंगे? एम के स्क्वायर रख देंगे, और ओमेगा की जगह पर हम बी सी एम बाई आर रख देंगे, है ना, और होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिएगा जब हम ऐसा करेंगे तो एक कंबाइंड फार्मूला हमें मिल जाएगा, हाफ एम बी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है, जनरल फार्मूला है, और बी सी एम बाई आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बी सी एम स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी बी सी एम स्क्वायर है ना। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए फिर हमें हाफ एम बी सी एम स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। देखिए 1/2 एम बी सी एम स्क्वायर प्लस 1/2 एम के स्क्वायर इंटू बी सी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर भी हाफ एम बी सी एम स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब हाफ एम बी सी एम स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा 1 यहां पर, और प्लस यहां पर बचेगा ये के स्क्वायर और अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो गया के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग ट्रांसरोटेशनल मोशन की में टोटल एनर्जी का फार्मूला हो गया है। यहां पर ये याद रखना है कि के जो है वो रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सिस है। तो ये जो इक्वेशन 3 आई है ये भी एक जनरल इक्वेशन है। जनरल मीन्स यदि हम यहाँ पर के रेडियस ऑफ जायरेशन किसी बॉडी की लिख दें, मतलब रिंग की रख दें या स्फीयर की रख दें, सिलेंडर की रख दें, रेडियस ऑफ जायरेशन उस पर्टिकुलर एक्सिस जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, तो इस तरह से हमें टोटल उसकी एनर्जी पता लग जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। द इक्वेशन 1 2 3 चाहे वो 1 हो, है ना। 1 में हमने क्या किया था कि केवल इक्वेशन 1 में काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, तो वहां पर हमने हाफ एम बी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। 2 में हमने ओमेगा की वैल्यू रख दी थी केवल, है ना, आई की वैल्यू नहीं रखी थी, तो हमें एक नया फार्मूला मिल गया था। और ये तीसरी इक्वेशन में हमने ओमेगा की भी वैल्यू रख दी है और आई की वैल्यू जो रखी है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रखी है, वो रेडियस ऑफ जायरेशन वाली रखी है। तो इस तरह से ये 3rd इक्वेशन आ गई। ये जनरली तीनों इक्वेशन है which can be applied to determine the kinetic energy of any rolling body like ring है, डिश है, सिलेंडर है, स्फीयर है, उसके लिए हम यूज करेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नोट हाफ एम के स्क्वायर बी सी एम बाई आर होल स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशन ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है जिसको हमने भाई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर आई की वैल्यू एम के स्क्वायर लिखी गई है और ओमेगा स्क्वायर की जगह पर बी सी एम बाई आर का होल स्क्वायर लिखा गया ओमेगा स्क्वायर की जगह पर। तो ये काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशनल मोशन है। तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं? रेशियो निकालने जा रहे हैं। द रेशियो ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, है ना, में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लेनी है ना। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी, तीनों का जो रेशियो निकलेगा वो 1 रेशियो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रेशियो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना। हमने सभी की फार्मूले भी लिख रखे हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल हाफ एम बी सी एम स्क्वायर होगा। फिर काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाली ये लिखी हुई थी, फिर से हमने लिख दिया हाफ एम के स्क्वायर बी सी एम स्क्वायर बी सी एम बाई आर होल स्क्वायर। और टोटल जो
काइनेटिक एनर्जी आई थी ट्रांस रोटेशनल मोशन में, वो आई थी हाफ एम बी सी एम स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये क्लियर है कि ये और ये इनका सबका रेशियो जो आएगा वो यही आएगा, हाफ के रेशियो 1 के अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो सभी में देखिए, सभी तीनों इक्वेशंस में हाफ एम बी सी एम स्क्वायर कॉमन है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, जब ब्रैकेट ओपन कर देंगे यहां भी आ रहा है ना। तो यही रेशियो हमें मिल जाएगा, ये अलग से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे रोलिंग ऑफ द बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। जब कोई बॉडी रफ इंक्लाइंड प्लेन पर रोल करती है विदाउट स्लाइडिंग, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, और यहां पर जो रिलेशन आएगा वो एक जनरल रिलेशन आएगा, और उस जनरल रिलेशन को यूज करके हम किसी भी बॉडी, किसी पर्टिकुलर बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बॉडी ऑफ मास m एंड रेडियस आर रोलिंग डाउन ऑन ए प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजन। ये फिगर बनी हुई है। इट इज अज्यूम्ड दैट बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। भाई ये जो सेंटर ऑफ मास है वो एक स्ट्रेट लाइन में आगे ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, है ना, और बॉडी ये स्लाइड नहीं कर रही, मतलब स्लिपिंग यहां पर बिल्कुल नहीं हो रही है, सफिशिएंट फ्रिक्शन है इसमें। भाई फ्रिक्शन ही तो बॉडी को स्लाइड करने से रोकता है, स्लिपिंग तब नहीं होती है जब सफिशिएंट फ्रिक्शन होता है। तो वही केस यहां पर लिया जा रहा है। देखिए यहां पर ये बॉडी है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया गया है, मतलब इस पर जो भी फोर्सेज लग रहे हैं उनको शो किया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो हम जान लें, फिगर इंपॉर्टेंट है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन यहां पर लिया गया है। अब ये एंगल थीटा है, ये बॉडी जो है रोल कर रही है, इसकी रेडियस जो है वो आर है। इस बॉडी पर जो फोर्सेज लग रहे हैं वो देखिए, वेट mg इसका डाउनवर्ड लगेगा। इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर इस प्लेन का रिएक्शन, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, वो n है। ये एंगल इसके इक्वल होता है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर ये इस एंगल के साथ mg को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, मींस वेट ऑफ द बॉडी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एक जो कंपोनेंट है जो कि इस नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट में है, जो कि mg cos थीटा होगा। दूसरा mg का कंपोनेंट जो कि इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो होगा, ये लिखा हुआ है mg sin थीटा। तो ये इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डाउनवर्ड mg sin थीटा लग रहा है, और mg cos थीटा इस तरह से n के जस्ट अपोजिट है, नॉर्मल रिएक्शन के जस्ट अपोजिट है। और कौन सा फोर्स लग रहा है? एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो इसको स्लिप होने से रोक रहा है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, बिकॉज बॉडी इज टेंडिंग टू मूव डाउनवर्ड। तो ये फोर्सेस सब लग रहे हैं। अब क्योंकि बॉडी रोल भी कर रही है ना, रोलिंग मोशन भी है, ट्रांसलेशनल मोशन भी है, दोनों मोशन को कंसीडर करेंगे। अब जैसे जो बॉडी यहां पर इंक्लाइंड प्लेन पे रखी गई है, इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन ही इसमें इस बॉडी पर टॉर्क अप्लाई करेगा। भाई रोटेशन के लिए क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए। तो क्योंकि बॉडी रोटेट भी कर रही है, तो फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द रोटेशन मोशन इन द बॉडी, यानी ड्यू टू द फ्रिक्शन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, बॉडी विल रोटेट। तो फ्रिक्शन ही इस पर टॉर्क लगाएगा, जिससे कि बॉडी जो है ये रोटेट करेगी विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं मैंने बता दिया है यहां पर, और यही बात हमने आगे स्लाइड में लिख रखी है। द फॉलोइंग फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी एज शोन इन फिगर। फ्रिक्शनल फोर्स F एक्टिंग टेंजेंशियली अपवर्ड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, जैसा कि फिगर में बनाया गया है। दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन N परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस। और तीसरा है वेट ऑफ द बॉडी mg वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, अब इस mg को रिजॉल्व किया गया था। द वेट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक तो mg cos थीटा है अपोजिट टू द n, एंड mg sin थीटा एक्टिंग डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, है ना।
जैसा कि फिगर में हमने शो किया था। अब यहां पर क्या है कि जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो फोर्सेज लग रहे हैं, कौन, एन यानी नॉर्मल रिएक्शन और वेट का जो कंपोनेंट mg cos थीटा है, वो एक दूसरे के अपोजिट हैं और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो आपस में बैलेंस्ड होने चाहिए। देखिए, एज देयर इज नो मोशन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, तो n इज इक्वल टू हो गया mg cos थीटा के। अब बॉडी पर नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, तभी वो आगे जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही होगी। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द बॉडी क्या हो जाएगा, देखिए mg sin थीटा डाउनवर्ड लग रहा है, फ्रिक्शन F जो है ऊपर की तरफ लग रहा है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस F हो जाएगा। यही जो नेट फोर्स है, लगने वाला नेट फोर्स उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, यानी बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगी। ये जो नेट फोर्स है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द एक्सेलरेशन इन द बॉडी। इसी को हम, इस नेट फोर्स को ma के इक्वल लिखेंगे। द एक्सेलरेशन a इज प्रोड्यूस्ड बाय द नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द बॉडी, ma इज इक्वल टू हो गया mg sin थीटा माइनस f। अब जो ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को हम रिप्लेस करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। द फ्रिक्शनल फोर्स F एक्टिंग ऑन द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्लाइंग द टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो बॉडी है ये इंक्लाइंड प्लेन पे रखी हुई है और यहां पर इस बॉडी पर फ्रिक्शन क्या लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये फ्रिक्शन लग रहा है और ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो सेंटर से पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, r के इक्वल है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू r। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग टॉर्क की वैल्यू हो गई। इसके अलावा टॉर्क का एक फार्मूला और होता है, वो होता है टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई एल्फा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी about this axis about which it is rotating। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू R और टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, दोनों को इक्वेट करते हैं। देखिएगा, इफ I is the moment of inertia of the body about its axis of symmetry या axis of rotation and alpha is the angular acceleration of the body downward डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, तो टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है ना। और अल्फा और लीनियर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, उसकी हेल्प से यहां पर हमने अल्फा की जगह पर a अपॉन r लिख दिया है, बिकॉज जो लीनियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू होता है r अल्फा, है ना। तो अल्फा की जगह पर लिख दिया गया है, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन r। ये फॉर्मूला यहां पर लिख दिया गया है अल्फा की जगह पर। अब जो टॉर्क की वैल्यू थी F इंटू R, है ना, वो इसके इक्वल, इस टॉर्क के वैल्यू के इक्वल लिख दी गई है, F इंटू R इज इक्वल टू आई इंटू ए अपॉन R। तो इस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ गई, F इज इक्वल टू आई ए अपॉन R स्क्वायर। देखिए, ये सब कुछ करने का पर्पज क्या है, पर्पज ये है कि हमें लीनियर एक्सेलरेशन बॉडी में निकालना है कि बॉडी किस एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगी। तो इसीलिए हमने क्या किया, जो हमारा नेट एक्सेलरेशन निकलेगा उसमें देखिए हमारा जो फार्मूला आ रहा था वो ये आ रहा था कि एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस। अब इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हम इस तरह से रखें, इसमें लीनियर एक्सेलरेशन अभी आ रहा हो, तो वही ये वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली है। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फाइनली जो रिलेशन आया एक्सेलरेशन के साथ, वो आया आई ए अपॉन आर स्क्वायर। इसी वैल्यू को यहां पर रख देंगे और फिर हम जो वैल्यू आएगी वो उसको इधर ले आएंगे, ए कॉमन ले लेंगे, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, है ना। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, फ्रॉम इक्वेशन 2 एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ की जगह पर आई ए अपॉन आर स्क्वायर रख दिया गया। इसको इधर ले आए हम, एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर। जब हम इधर ले गए तो ये एक्सेलरेशन कॉमन हो गया,
जब इसको इधर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया एम जी साइन थीटा। यहाँ पर देखिए आई कॉमन है ना, सॉरी ए कॉमन है, ए कॉमन है तो एम बचा प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया एम जी साइन थीटा, है ना, ये वाला इक्वेशन। तो ए इज इक्वल टू हो गया एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये एक इक्वेशन बनी है, इक्वेशन नंबर हमने इसको 6 डाल रखा है। देखा जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल करके हमारे पास आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, क्योंकि यहां पर हम यदि आई की वैल्यू रख दें किसी पर्टिकुलर बॉडी के लिए, जैसे रिंग है तो रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दें, सिलेंडर है तो सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दें, स्फीयर है तो स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दें, तो उसमें उस पर्टिकुलर बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जब वो इंक्लाइंड प्लेन पे रखी जाएगी तो आसानी से हम निकाल लेंगे। अच्छा, यदि हम इस आई की जगह पर वो फार्मूला रख दें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रेडियस ऑफ जाइरेशन से रिलेटेड है, तो एक हमें नया फार्मूला मिल जाएगा। देखिएगा यहां पर हमने अगले उसमें लिख दिया है आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, के जो है रेडियस ऑफ जाइरेशन है यहां पर रखा आई की जगह पर, और तो मास कॉमन हो सकता है, ऊपर तो मास है, ये नीचे भी मास कॉमन हो गया। जब मास कॉमन हो गया तो हमें डिनोमिनेटर में मिल गया 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ऊपर का मास और नीचे जो मास आ रहा है ना, यहां पर भी मास आ रहा है, यहां पर भी मास आ रहा है, तो ये कट गया। तो फाइनली हमें जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मिल गया। तो ये भी एक जनरल इक्वेशन है एक्सेलरेशन की। अब उस पर्टिकुलर बॉडी की रेडियस ऑफ जाइरेशन पता है तो यहां रख दीजिए, तो हमें उसका एक्सेलरेशन मालूम हो जाएगा। या तो इस इक्वेशन को यूज करिए, है ना, यहां पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी की रखनी पड़ेगी अबाउट दैट एक्सिस, पर्टिकुलर एक्सिस अबाउट विच द बॉडी इज रोटेटिंग, यानी वो एक्सिस जो उसके सेंटर से पास हो रहा होगा यहां इस केस में, और या फिर रेडियस ऑफ जाइरेशन हो। तो ये 6 और 7 ये भी जनरल इक्वेशन है जिनसे हम बॉडी में जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम निकाल लेंगे। यही बात आगे समझाई गई है। देखिए, द इक्वेशन 6 and 7 आर द जनरल इक्वेशंस of the acceleration produced in a body which is rolling down without slipping. These formulas can be used to find the acceleration in any body like sphere, cylinder, ring, disc, कुछ भी हो सकती है। जैसे कि हमने लिख के दिखाया है कि mi of solid cylinder of mass m and radius r, solid cylinder की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस क्या होती है, वही होती है जो डिस्क की होती है, यानी एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इस फार्मूले में क्वेश्चन जो 6 में दिया हुआ था फार्मूला, उसमें हमने एम जी साइन थीटा, हालांकि यहाँ पर एम कैपिटल आ गया है भाई, मिस्टेक, तो एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने एम जी साइन थीटा और आई की जगह पर, यहाँ पर आई की जगह पर एम आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर ये सॉल्व किया। तो सॉल्व करने पर हमें 2/3 जी साइन थीटा एक्सेलरेशन पता लग गया। ये किसमें होगा, सॉलिड सिलेंडर, कोई सॉलिड सिलेंडर या डिस्क उस इंक्लाइंड प्लेन पे रखी जाएगी तो उसमें इतना एक्सेलरेशन डाउनवर्ड प्रोड्यूस होगा, जो कि पता लग रहा है कि ये जी से स्मॉल होगा क्योंकि ये है 2/3 ऑफ जी साइन थीटा। तो इस तरह से किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो आसानी से निकाला जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है जो कि इक्वेशन नंबर 6 और 7 में आ रहे हैं। देखिए 6 में क्या है, ये वाला, इसमें हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखनी पड़ती है बॉडी की, और जो 7th वाला फार्मूला आता है उसमें हम के की वैल्यू रखनी पड़ती है रेडियस ऑफ जाइरेशन की उस पर्टिकुलर बॉडी की। तो इस तरह से हम इन फार्मूले को माइंड में रखें, और कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है जिसमें कि हमें इंक्लाइंड प्लेन पर उसका एक्सेलरेशन पता करना है, लीनियर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लीजिए तो ये परफेक्टली तैयार हो जाएगा।